हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार RSM-SSB बोर्ड के द्वारा जो LDC भर्ती प्रतियोगी परीक्षा करवाई जानी है, उसके लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और इन साइंस की क्लासेस के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के पोर्शन को। और रसायन विज्ञान को हमने जो है अब पूरा कर लिया है। केवल और केवल एक छोटा सा टॉपिक अपने रह गया था, साबुन एवं अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट। उस टॉपिक को भी अपन पूरा करने वाले हैं आज के वीडियो में। और इसीलिए इस क्लास का जो नंबर है वो है क्लास नंबर 50 और पार्ट 2। क्योंकि क्लास नंबर 50 जो है वो इससे पहले वाली क्लास है जो हो चुकी है, आप लोगों ने प्लेलिस्ट के अंदर देख ली होगी। और एक ये छोटा सा टॉपिक रह गया था, तो इसको भी आज अपन इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। और क्लास नंबर 50 का पार्ट 2 जो है आप कंप्लीट देखने के बाद में आपकी 50 क्लासेस के अंदर केमिस्ट्री जो है, रसायन विज्ञान का जो 3 यूनिट दे रखी थी वो पूरी हो जाएगी। और इस प्रकार से आप LDC की केमिस्ट्री को कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। और जिस भी लेवल तक उसको पूछना है, RMSSB बोर्ड ले चाहे RPSC ले जाए, जिसको जिस लेवल तक पूछना है पूछ ले। इससे बाहर साइंस में क्वेश्चन देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है, चलिए। तो आप सभी लोगों का पुनः एक बार मैं परवीन सिंह स्वागत करता हूं। LDC, लैब असिस्टेंट, IIT JEE मेंस, पीटेट, RRB, ALP, SSC, MTS जैसे कुछ एग्जाम्स में मैं सिलेक्टेड हूं। और इन एग्जाम्स में सिलेक्शन किस प्रकार से मैंने लिया, क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा, इन्हीं अनुभवों को शेयर करते हुए आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले साबुन एवं अपमार्जक की। आज साबुन एवं अपमार्जक के नोट्स वगैरह यहाँ लिखे हुए रहेंगे। तो ये PDFs जो है आप लोगों को, जैसा कि बताया गया है कि हम हमारे द्वारा बहुत जल्दी बुक और PDF फॉर्मेट दोनों ही आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। आपको जब तक ये चीजें प्रोवाइड नहीं की जा रही है तब तक आप आराम से क्लास देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए और नोट्स बना रहे हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे साबुन एवं अपमार्जक। साबुन एवं अपमार्जक यानी सोप एंड डिटर्जेंट। अगर किसी विद्यार्थी को यह भी जानना हो ना कि हमारी नोट्स कैसे रहेंगे, हमारी जो बुक आएगी वो किस फॉर्मेट में होगी, तो वो यही होंगे। ये बुक का एक लिखा हुआ नोट्स वाला पेज है, उन्हीं को PDF के फॉर्मेट में आपके सामने लाया गया है, यही प्रिंट होकर के नोट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं डिटर्जेंट यानी कि अपने अपमार्जक की। अपमार्जक क्या काम आता है? तो अपमार्जक जो है ये स्वच्छ करने वाला, अपमार्जक का मतलब या डिटर्जेंट का मतलब होता है स्वच्छ करने वाला, साफ करने वाला। ठीक है, साबुन जो है उसके बारे में अब अपन बात करेंगे सबसे पहले। तो साबुन एक सबसे पुराना अपमार्जक साबुन है। सबसे पुराना अगर आपसे अपमार्जक पूछा जाए तो वो साबुन ही है। आज हम साबुन और अपमार्जक को अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सबसे पुराने अपमार्जक की बात की जाए तो वो साबुन ही है। क्योंकि पहले साबुन ही आया था जिससे अपन किसी भी चीज को, कपड़ों वगैरह को साफ करते थे। बाद में धीरे धीरे अब जो है बहुत सारे अलग अलग वॉशिंग पाउडर्स आ चुके हैं जो अलग अलग ब्रांडों ने बना दिए हैं। ठीक है, चलो ये जो है साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक, यानी कि एक एक श्रृंखला के अंदर 12 कार्बन, 18 कार्बन तक की श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु वाले वसा अम्लों, ठीक है, जैसे कि स्टेरिक है, पामीटिक है, ओलिक अम्ल है, इनके सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होते हैं। तो साबुन होते क्या हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए तो साबुन जो है, जो कार्बन 12 से लेकर 18 तक की लंबी श्रृंखला वाले जो हमारे पास में अणु है या जो अम्ल है, उन अम्लों के साथ में जब सोडियम या पोटेशियम को जोड़ा जाता है तो जो सोडियम पोटेशियम लवण तैयार होते हैं अम्लों के साथ मिल करके, उन लवणों को ही क्या कहा जाता है, उन सॉल्ट्स को ही क्या कहा जाता है, आपके साबुन कहा जाता है, सोप कहा जाता है। ये वसा अम्लों को
NaOH या फिर KOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं और यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है यह क्रिया? साबुनीकरण क्रिया कहलाती है। अब ये जो है आपका जो भी साबुन है उनका निर्माण किससे होगा? तो KOH है, NaOH है, इनके साथ में जो अपन ने ऊपर वसा अम्ल तैयार किया था उसको मिला करके गर्म किया जाता है और फिर साबुन तैयार होते हैं। ठीक है। साबुन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के साबुन होते हैं। एक होते हैं कठोर साबुन यानी हार्ड सॉप और एक होते हैं मृदु साबुन यानी कि कोमल। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं सॉफ्ट सॉप। तो कठोर साबुन जो है वो संतृप्त वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। ये क्या होते हैं? संतृप्त वसा अम्ल यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं उनके सोडियम के सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम के सॉल्ट्स। वहीं पर अगर बात करूं मृदु साबुन की, सॉफ्ट सॉप की, तो वो बनते हैं आपके असंतृप्त वसा अम्लों के पोटेशियम के लवण से। किससे बनते हैं? असंतृप्त वसा अम्लों के पोटेशियम के लवण से जो है अपने क्या तैयार होते हैं? तो मृदु साबुन तैयार होते हैं, सॉफ्ट सॉप्स तैयार होते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे तो एक मिनट है ना, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं मैं, फिर बात करते हैं आगे। चलिए देखिएगा, तेलों में कार्बनिक श्रृंखलाओं में कुछ असंतृप्त बंध भी होते हैं जबकि वसाओं में सभी श्रृंखलाएं जो होती है वो संतृप्त होती है। इस कारण से वसाओं में वांडरवाल बल अपेक्षाकृत प्रबल हो जाते हैं और यही कारण है कि कमरे के ताप पर वसा ठोस अवस्था में होती है जबकि तेल द्रव अवस्था में होते हैं। तो ये आपको जो है साबुन के बारे में जो वसा अम्ल है उसका थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया गया है कि जो तेलों के अंदर कार्बनिक श्रृंखला होती है वो कार्बनिक श्रृंखला श्रृंखला के अंदर कुछ असंतृप्त बंध भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ असंतृप्त बंध भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें किसकी? वसाओं की, फैट्स की अगर बात करें तो फैट के अंदर सभी के सभी जो बॉन्ड होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, संतृप्त होते हैं और इसी कारण से वसाओं के अंदर क्या होता है कि जो हमारा वांडरवाल बल है वो अधिक होता है, वांडरवाल बल जो है अपेक्षाकृत प्रबल होता है। इस वजह से जो हमारे पास में कमरे के ताप पर अगर बात करूं तो जो वसा है वो तो ठोस अवस्था में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वांडरवाल बल स्ट्रांग है और बल ज्यादा है तो वो ठोस अवस्था में होगा। और अगर बात करूं तेल की तो तेल जो है वो द्रव अवस्था में रहता है। ये है आपके साबुन का पूरा रिएक्शन। ठीक है, जिसके अंदर देखिए एक लिया अपन ने उच्च वसीय अम्ल यानी हाई फैटी एसिड लिया है, CH2 डबल COOR, CH3COR और CH2COR। ये अपन ने एक हाई फैटी एसिड ले लिया और इस उच्च वसीय अम्ल के साथ जब अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाई तो अपने पास बन गया एक लवण। और वो लवण क्या है? वो लवण है RCOO बॉन्ड O माइनस Na प्लस। ठीक है, क्या है? R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस Na प्लस। ये लवण जो है वो आपका साबुन कहलाता है। ये लवण ही क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है। और इस साबुन के साथ में एक CH2OH, CHOH और CH2OH ये और एक कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड को अपन कहते हैं ग्लिसरॉल। और कई बार पेपर के अंदर साबुन और अपमार्जक टॉपिक होता है लेकिन साबुन से या अपमार्जक से सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ करके इस अभिक्रिया में जो उप उत्पाद बनता है वो है अपना ग्लिसरॉल। इस ग्लिसरॉल के बारे में जरूर पूछा जाता है, यानी ग्लिसरॉल का कभी फॉर्मूला पूछ लेंगे, कभी आपसे ये पूछ लेंगे कि साबुन जब बनाया जाता है तो इसके साथ में एक उप उत्पाद के रूप में क्या मिलता है। ऐसी चीजों में इस ग्लिसरॉल का पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक।
साबुन और जो ग्लिसरॉल है, इन दोनों का ये मिक्स में भाई प्राप्त होता है, मिश्रण ही प्राप्त होता है। तो इन दोनों का जो मिश्रण होता है, उस मिश्रण को हम लाई कहते हैं। तो साबुन और ग्लिसरॉल के मिश्रण को, ग्लिसरीन जो होता है, साबुन के साथ में जब ग्लिसरीन को मिलाया जाता है और एक मिक्सचर तैयार किया जाता है, मिश्रण तैयार किया जाता है, उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? लाई कहते हैं। क्या कहते हैं रे? लाई कहते हैं। की क्या वो मेरा बेटा? की क्या वो है? की क्या वो? तो उसको कहते हैं लाई। अरे मारवाड़ी समझ में आती है कि नहीं आती है? सगला हजमे को है। अरे सभी को मारवाड़ी समझ में आती होगी, तो थोड़ी थोड़ी अपन ट्राई करेंगे, थोड़ा सा साइंस के अंदर भी जो है ना, मतलब इंटरेस्टिंग थोड़ा बना रहे, आप लोगों को समझ में आती रहे बातें। चलिए आगे बात करते हैं अब। तो देखिएगा, ये सब कुछ अपने पास लिखा हुआ ही आज है ना, थोड़ा थोड़ा सा अपन पढ़ के पूरा करते हैं इसको। देखिए अब सभी ने, आपने एक पीले कलर का साबुन आता है, उसका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, ट्रांसपेरेंट होता है वो थोड़ा सा, ठीक है। और वो जो साबुन होता है वो कैसे बनाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो पारदर्शी अगर साबुन बनाना है, तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए हम ग्लिसरीन का जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो साबुन है वो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए हम उसके अंदर ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। साबुन जो है वो मृदु जल में सफाई का कार्य करता है, परंतु कठोर जल में कार्य नहीं कर पाता है। तो साबुन जो होता है, सोप जो होता है, वो आपके मृदु जल के अंदर, यानी कि जो सॉफ्ट वाटर होता है, उसके अंदर तो सफाई का काम कर लेता है, लेकिन जब बात करते हैं हार्ड वाटर की, कठोर पानी की, तो उसके अंदर ये कार्य नहीं कर पाता। अब ये कार्य क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं, और वो आयन होते हैं जो साबुन के अणु में से Na+ को प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब ये जो अपने पास में कठोर जल में आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये दोनों क्या कर देते हैं? तो ये आपके पास में जो आपका लवण है साबुन का, उस साबुन के अणु के अंदर जो सोडियम लगा हुआ था, पीछे अपन ने अभी देखा था ना फॉर्मूले में, तो जो सोडियम लगा हुआ था, उस सोडियम को हटा करके कौन आ जाता है? मान लो इधर जैसे ये सोडियम था और इधर आ गया Mg+2, तो ये सोडियम बेचारा सीधा आदमी है, इसलिए इसको रिप्लेस कर देते हैं और ये मैग्नीशियम आ जाता है। जैसे ही मैग्नीशियम उस साबुन के लवण में जुड़ जाता है, तो फिर वो लवण जो है जल के अंदर अघुलनशील होता है। क्या होता है? अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है, और इस वजह से साबुन जो है कठोर जल में फिर सफाई नहीं कर सकता। मृदु जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम अनुपस्थित होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, इस वजह से वो क्या होता है? उसमें कार्य करता है। तो आपको याद रखना है कि कठोर जल के अंदर कौन से आयन पाए जाते हैं? तो कठोर जल में एक तो कैल्शियम और एक मैग्नीशियम, ये दो आयन पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये दोनों कठोर जल में ही पाए जाते हैं, हार्ड वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे और आगे से अब जो है याद रखेंगे। देखिए आगे बात करते हैं। तो साबुन की अपमार्जन की क्रिया, यानी ये जो साबुन है ये डिटर्जेंट को साफ कैसे करेगा, यानी जो भी अपने पास में है उस अपमार्जन को कैसे ये करता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अब, है ना। तो सबसे पहले साबुन के एक अणु दो भागों से मिल करके बना होता है। साबुन जो बना हुआ होता है ना, इतना बड़ा जो अपन ने अणु देखा है, वो अणु दो भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से? दो भागों से, ठीक है। एक भाग होता है जो जल के साथ में अटैच होने के लिए तत्पर है, यानी जल से दोस्ती करना चाहता है, और एक भाग होता है जो जल से दूर भागेगा। क्या करेगा? जल से दूर भागेगा, ठीक है।
देखिए अब कौन सा भाग जल के पास जाता है, कौन सा दूर जाता है, वो याद रखना, वो काम की चीज है। तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो अध्रुवीय होती है, कैसी होती है, अध्रुवीय होती है, अनपोलराइज्ड होती है, यानी किसी भी प्रकार की उनके ऊपर प्लस माइनस साइन नहीं होते, पोलरिटी नहीं होती, अध्रुवीय होती है, उसे पूच कहते हैं। क्या कहते हैं, पूच कहते हैं। तो याद रखना कि जो अध्रुवीय भाग होता है साबुन का, उसे अपन पूच कहते हैं। क्या कहते हैं, पूच कहते हैं, टेल कहते हैं। और लवण के समान ध्रुवीय शीर्ष हो, अगर क्या हो, लवण के समान ध्रुवीय शीर्ष हो, तो उस वो जल में विलय होता है। लवण के समान ही जो ध्रुवीय शीर्ष होता है वो क्या होता है, आपके जल के अंदर विलय होता है, यानी घुल जाता है। जैसे आप लोग सभी पढ़ते पढ़ते विज्ञान के प्रेम के अंदर घुल जाते हो, आप विज्ञान को समझने के लिए एकदम से उसके अंदर घुलने का प्रयास करते हो, वही यहां पर भी हो रहा है। ठीक, जैसे कि देखिए बात करते हैं सोडियम स्टीरेट। ठीक है, क्या है, सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला है कार्बन 17 H35 COO- क्या है फॉर्मूला, C17H35COO-Na+। ठीक है, ये है सोडियम स्टीरेट। ये याद रखना, जो चीजें इसमें लिखवाई गई है ना आपको नोट्स में, वो एक एक चीज अगर आपको याद है तो आप 101% साइंस के अंदर 50 के 50 क्वेश्चन सही करने की कैपेसिटी रखते हो। ठीक है, चलो अब इसके अंदर ये वाला भाग देखो, ये रहा अध्रुवीय भाग, जिसे अपन पूछ कह रहे हैं ना, वो इधर वाला भाग है, ये रहा। ठीक है, और ये जो जिस तरफ आपका एक आयन आ गया सोडियम प्लस और O-, वो हो गया ध्रुवीय भाग। क्या हो गया, ध्रुवीय भाग, यानी इसे अपन कहेंगे शीर्ष। इधर वाला जो भाग है जहां पर आयन होता है वो कहलाता है शीर्ष, और जो एंड भाग होता है उसे अपन कहते हैं पूछ। क्या कहते हैं, पूछ, टेल। क्लियर, ये है सोडियम स्टीरेट का पूरा वो डायग्राम। अब जब साबुन के विलयन में किसी गंदे कपड़े या फिर विलयन को डाला जाता है, तो साबुन का विलयन बना हुआ है अपन ने, है ना, पूरा मतलब विलयन बना करके सॉल्यूशन तैयार रखा है, उसके अंदर जैसे ही अपन गंदे कपड़े को डालेंगे, तो कपड़े को डालते ही क्या होता है कि जो साबुन के अणु है वो गोलाकार रूप में एकत्रित होकर के मिसेल बनाते हैं। जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए ये इस प्रकार से कोई एक अपने पास में कपड़ा है। ठीक है, इस कपड़े के अंदर ये इधर एक दाग लगा हुआ है, ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, है ना। ये जो दाग लगा हुआ है, अब इस कपड़े के अंदर ये छोटा सा दाग लगा हुआ है, इस दाग को क्या करेंगे, जो साबुन के कण हैं वो इसको चारों तरफ से घेरेंगे, ऐसे, है ना, ऐसे घेरते रहेंगे, यूं चारों तरफ से अटैक करेंगे इसके ऊपर, मतलब इसको पूरा पैक कर देंगे साबुन चारों तरफ से। ऐसे घेरने के बाद अब क्या होगा, तो ऐसे जब जैसे ही साबुन के कण उसको घेरते हैं गोल, तो घेरने के बाद में ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और बन जाता है क्या, मिसेल। मिसल पाव नहीं, मिसेल बनता है। क्या बनता है, मिसेल बनता है। इस मिसेल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो मिसेल बना है, अब इसके अंदर क्या होगा, जो अध्रुवीय भाग है वो तेलीय अशुद्धि या फिर ग्रीस की ओर होता है, और जो ध्रुवीय भाग है वो जल में विलय रहता है। अब ये जैसे जैसे इसके साथ अटैच हुए पूरे, अब अटैच होकर के एक लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनी, तो इसमें जो भाग इस गंदगी के साथ अटैच होगा वो तो होगा अध्रुवीय भाग, और जो पानी के साथ में अटैच हो गया होगा इसका बचा हुआ भाग वो कहलाएगा ध्रुवीय। ठीक है, और फिर क्या होगा, जब अध्रुवीय भाग और ध्रुवीय भाग एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं, तो जो अध्रुवीय भाग है वो क्या होगा, पानी से दूर भागना चाहेगा, है ना। इस वजह से फिर इसमें क्या होगी, खींचातानी होगी, और खींचातानी होकर के फिर जो गंदगी थी वो ऐसे बाहर निकलती है धीरे धीरे। ठीक है, तो कपड़े को जब रगड़ा जाता है तो जल के साथ में खंगालने पर ये क्या करता है, मिसेल कपड़े की सतह से छूट जाते हैं। ये भी क्या होगा, ये पूरे जितने पार्टिकल्स है वो ऐसे ऐसे दूर हो जाएंगे। अब कचरे को लेकर के, जो भी आपका डस्ट ऑयल वगैरह लगा हुआ था उसको लेकर के ये साथ साथ में दूर दूर होते जाते हैं,
और प्रक्रिया को जब 2 से 3 बार दोहराया जाता है तो सारे के सारे मिसेल जो इस प्रकार से तैयार हुए थे वो छूट करके अलग हो जाते हैं और कपड़ा स्वच्छ हो जाता है। समान आयन निकट आने के कारण ये मिसेल एक दूसरे को सदैव प्रतिकर्षित करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही इसके पास में सेम आयन आते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव के पास में या नेगेटिव नेगेटिव के पास में, तो सेम आयन पास में आने पर प्रतिकर्षण होता है और प्रतिकर्षण होने की वजह से ही ये मिसेल जो है अपने पास के कण जो दूर दूर भेजता है। समझ में आ गई बात। और फिर इस प्रकार से यह साबुन अपमार्जन की क्रिया हो गई आपकी कंप्लीट। क्लियर। तो साबुन जो है क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इसके प्रकारों में भी अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद अपन ने ये भी समझ लिया कि साबुन जो है वो मृदु जल में ज्यादा काम के हैं, कठोर जल में ये कपड़े को साफ नहीं करते हैं। और इनके पूरे अपमार्जन की प्रक्रिया जो है उसको भी समझ लिया कि साबुन आखिर में कपड़े को साफ कैसे करते हैं। क्योंकि आज तक हमने पढ़ा है कि साबुन से कपड़ा साफ हो गया, डिटर्जेंट यानी अपमार्जक से कपड़ा साफ हो गया, लेकिन ये कपड़ा साफ होता कैसे है, तो यहां पर जो है पूरी प्रक्रिया चलती है और इस प्रकार से फिर ये मिसेल को तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा बाहर निकलते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करिए इसको नोट डाउन। चलो अब बात करते हैं आगे की तरफ। तो देखिएगा अपमार्जक की बात आ जाती है। ठीक है, देखो अब अपमार्जक की बात करते हैं यानी डिटर्जेंट की बात करते हैं। तो अपमार्जक डिटर्जेंट सर्वप्रथम जो इनका आरंभ है वो 1920 के अंदर हुआ था। कब? 1920 के अंदर, 1920 में अपमार्जक का उपयोग होना शुरू हुआ था और लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन तथा सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सल्फोनिक अम्लों के व्युत्पन्न जो है वो अपमार्जक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। तो अपमार्जक क्या होते हैं? तो आपको याद रखना है कि यह सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फोनिक अम्ल या फिर जो लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है उन सभी के जो व्युत्पन्न है, डेराइव्ड अलग अलग अणु हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? आपके अपमार्जक कहते हैं। और इन्हें साबुन विहीन साबुन कहा जाता है। ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि साबुन विहीन साबुन, साबुन के बिना साबुन, है ना। साबुन विहीन साबुन का मतलब है साबुन के बिना साबुन किसे कहा जाता है? तो साबुन के बिना साबुन अपमार्जक यानी डिटर्जेंट को कहा जाता है। उदाहरण अगर लिखें तो पहला आ जाता है सोडियम एल्किल सल्फेट। क्या आ जाता है? सोडियम एल्किल सल्फेट। फॉर्मूला है ROSO3Na+। ठीक है, क्या है? ROSO3Na+। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना। ये है किसका फॉर्मूला? सोडियम एल्किल सल्फेट का। ये अपमार्जक के उदाहरण है। फिर एक है सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। क्या है? सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, जिसका फॉर्मूला है RC6H5SO3Na+। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका सोडियम डोडेकाइल सल्फोनेट या फिर सोडियम लॉरिल सल्फेट। क्या कहा जाता है? सोडियम डोडेकाइल सल्फोनेट या सोडियम लॉरिल सल्फेट। ठीक है, और इसका व्यापारिक नाम क्या है? इस डिटर्जेंट का जो कॉमर्शियल नाम है, कॉमर्शियल नेम है, वो है ड्रेप्ट। क्या है? ड्रेप्ट। और इसी प्रकार से एक आ जाता है आपके पास में फिर सोडियम पैरा 1357। सोडियम पैरा, मैंने सिखाया था पैरा मेटा ऑर्थो कौन कौन सी पोजीशन है, तो ये देख लो पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो पैरा फिर 1357 और टेड्रा मैथिल ऑक्टिल बेंजीन सल्फोनेट, और इसका व्यापारिक नाम है नेकोलॉन या सेंडामर्स। ठीक है, तो ये सेंडामर्स होता है। अब इतना बड़ा इसका नाम है, इतना ही बड़ा इसका फॉर्मूला है,
इसको आप देख करके लिखोगे तभी आपको ये जो है 2-3 बार लिखने पर समझ में आएगा। ऐसे कोई बोल देने से केवल नाम याद नहीं होता है। हमें भी बस इसका व्यापारिक नाम याद है, नेकोलॉन या फिर सेंडामर्स, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नाम है उसे तो जब भी पढ़ाते हैं तो एक दो बार हम भी रिवाइज करके फिर ही पढ़ाते हैं। तो आप भी इसको ऐसा मत समझना कि एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, या फिर जो है मुझे याद क्यों नहीं हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सभी को जो है सभी चीजें 100% याद नहीं रहती है। हर टीचर जो है काफी सालों से पढ़ा रहे होते हैं। हम आज 5-5 सालों से पढ़ा रहे हैं, 4-4 सालों से ऑफलाइन में पढ़ाया, ऑनलाइन में पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया, यही कंटेंट आज बुक लिख चुके हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है कंफ्यूजन रह ही जाता है। अब एक भी अगर इसमें सी इधर से उधर हो जाए तो केमिस्ट्री में सीधा नया ही एक कंपाउंड बनकर आ जाता है। इसलिए डरना नहीं है, जितनी बार भी पढ़ोगे बस रिवाइज करते चलना, रिवाइज करते चलना, याद हो जाएंगे, ठीक है। उपयुक्त प्रकार के अणुओं का एक सिरा जो है वो आयनिक होता है, जिसे अपन जल स्नेही कहते हैं। आयनिक सिरा जो होता है, साबुन में हो चाहे अपमार्जक में हो, जो आयनिक सिरा होगा जहां पर आयन लगा हुआ होगा वो आपका वाटर लवर होता है, यानी कि उसे पानी से प्यार होता है, पानी के पास जाना चाहता है वो, ठीक। और जो सिर या शीर्ष कहलाता है, तो जो पानी के पास जाना चाहता है भाग, उसे अपन सिर या फिर शीर्ष कहते हैं, ठीक है। और जबकि शेष भाग जो है वो एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जो जल विरोधी होती है और वह अध्रुवीय होती है। जल विरोधी भाग पूछ कहलाता है। तो जल का विरोध करने वाला, जल विरोधी, जल से दूर भागने वाला जल विरोधी क्या कहलाएगा? पूछ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूछ कहलाएगा। और जो जल को प्यार करेगा, जल से जल स्नेही होगा, उसे हम क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे, ठीक है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी। वैसे ही जो यहाँ पर अपने जल स्नेही है, जो प्यार करते हैं पानी से, मछली जल की रानी है, तो मछली का जो सिर है वो पानी के अंदर रहेगा, यानी शीर्ष भाग। और बात करते हैं जल विरोधी जो होते हैं, वो पूछ अपनी जो है कहलाता है भाग, जल विरोधी का पूछ कहलाता है भाग, ठीक है। तेलीय अशुद्धियों में विलयशील होती है, ठीक है। और ये जो पूछ होती है ना, ये क्या होती है कि जो आपकी तेल की अशुद्धियां है, कहीं पर कोई डस्ट है, उसके अंदर आपकी क्या होती है? विलयशील हो जाती है, उसके अंदर घुल करके फिर डस्ट को धीरे धीरे बाहर निकालती है। और इनकी संरचना भी साबुन की भांति ही होती है, यानी अपमार्जक भी साबुन के जैसे ही होते हैं, ठीक है। ये देख लो, ये रहा डायग्राम। पूछ सह संयोजक इधर वाला भाग है, जैसे ही आयन आएगा उसको अपन कहेंगे शीर्ष भाग, ठीक है। और फिर आयनिक अशुद्धियों को जल स्नेही भाग घुल करके हटाता है। ये याद रखना कि जो आयनिक अशुद्धियां हैं, उन आयनिक अशुद्धियों को अध्रुवीय भाग जो होगा, यानी आपका जो जल स्नेही भाग है ना, जो जल से प्यार करता है, वो भाग आपका उनके साथ घुल करके उनको हटाता है। जबकि अगर बात करें तेलीय अशुद्धियां होती है, उन तेलीय अशुद्धियों को जल विरोधी भाग जो है वो घुल करके फिर अलग कर देता है। तो जल स्नेही भाग क्या करेगा? जो हमारी अशुद्धियां हैं उनको घुल करके हटा देगा। और जो हमारा तेलीय अशुद्धियां हैं, ऑयली अगर कोई अशुद्धि है, इंप्योरिटी है, ऑयल इंप्योरिटी, तो वो जल विरोधी भाग जो है उसमें घुल करके उनको हटाता है। हाथ से रगड़ने या फिर मशीन में हिलाने से ये गंदगी छोटी छोटी बूंदों के रूप में हट करके कपड़े को साफ कर देती है। तो इस प्रकार से साबुन और अपमार्जक अपना कार्य करते हैं। समझ में आ गई बात? साबुन क्या होते हैं, अपमार्जक होते क्या हैं, कैसे कार्य करते हैं, इसमें कौन सा जल विरोधी भाग होता है, कौन सा जल स्नेही भाग होता है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन और बात करते हैं अपमार्जक जो होते हैं इनके प्रकारों की, यानी टाइप्स ऑफ अपमार्जक की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट की बात करेंगे। तो अपमार्जक जो होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला आता है ऋण आयनी अपमार्जक। कैसे? ऋणायनी अपमार्जक, यानी ऋणात्मक नेगेटिव आयन वाले अपमार्जक। फिर होते हैं धनायनी अपमार्जक, यानी धन आयन यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले अपमार्जक।
और एक होते हैं अनआयनिक, यानी जिनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन अपमार्जक। ठीक है, सबसे पहले अपन समझते हैं ऋण आयनी यानी नेगेटिव आयन वाले अपमार्जक कौन से हैं। तो देखिएगा, इस श्रेणी में एल्किल या फिर एरिल सल्फेट जो होते हैं उनके सोडियम लवण को लिया जाता है। तो ऋणायनी अपमार्जक के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर बेसिकली आपका एल्किल या फिर एरिल सल्फेट जो होते हैं, एल्किल या एरिल सल्फेट, उनके सोडियम लवण को लिया जाता है जो सर्वाधिक चलन में है, और इसके शीर्ष भाग पर ऋणावेश उपस्थित होता है। इसके शीर्ष भाग पर कौन होगा, ऋणावेश उपस्थित होगा, और सोडियम लॉटिल सल्फेट एवं सोडियम पैरा डोडेसिल बेंजिल बेंजीन सल्फोनेट इसी श्रेणी के अपमार्जक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, एक तो सोडियम पैरा एन डोडेसिल बेंजिल सल्फोनेट और एक है सोडियम लॉरिल सल्फेट। ये दोनों आपके ऋणायनी अपमार्जक के उदाहरण हैं। ऋणायनी अपमार्जक के अंदर जो शीर्ष भाग होगा वो ऋणात्मक आयन के साथ में होता है। ठीक है, धनायनी अपमार्जक, इन अपमार्जकों की अपमार्जन क्रिया तो समान ही होती है, लेकिन अपमार्जन करने वाला जो आयन होता है धनायनों के अंदर वो धनायन होता है, पॉजिटिव होता है। ये सामान्यतः चतुष्क अमोनियम स्वर्ण होते हैं, यानी ये कैसे होते हैं, चतुष्क अमोनियम जो लवण होता है उस प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये स्वर्ण लिखा हुआ है, श्रवण नहीं है, लवण है। ये क्या है, ये लवण होते हैं। इसके बाद अनआयनिक, तो ये अत्याधुनिक अपमार्जक होते हैं, यानी ये लेटेस्ट अपमार्जक है। जो अभी अपमार्जक आ रहे हैं, जो अभी डिटर्जेंट आ रहे हैं, वो बिना आयन वाले आते हैं और जो उदासीन अणु युक्त होते हैं, और इनसे अपमार्जन क्रिया के लिए आवश्यक जल स्नेही सिरा किसी आवेश द्वारा आवेशित होने के स्थान पर इस प्रकार का बहुक्रियात्मक समूह होता है जो हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जल में विलय हो जाता है। ठीक है, और इसका भी एक उदाहरण है, ये रिएक्शन याद रख लेना, सीधा सीधा इसका उदाहरण पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर इसी प्रकार से एक होता है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के एस्टर भी जो है अपमार्जक की तरह व्यवहार करते हैं। ये लाइन याद रखना। कौन सी लाइन याद रखोगे, अभी जो मैं पूरी रेड कर रहा हूं ना उसको रट्टा मार लेना भाई, कि जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल है उन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहलों के जो एस्टर हैं वो भी अपमार्जक की भांति ही व्यवहार करते हैं। किसकी भांति व्यवहार करते हैं, अपमार्जक की भांति ही व्यवहार करते हैं। और इसका उदाहरण है पेंटा एरिथ्रेटोल मोनो एल्केनोएट। क्या होता है, पेंटा एरिथ्रेटोल मोनो एल्केनोएट, और उसका डायग्राम ये रहा, RCOO CH2C फिर CH2OH CH2OH CH2OH। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। मैंने पहले भी बताया है, जो चीजें अगर कभी लगे कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, या ये मुझे याद नहीं ही हो रहा है, तो छोड़ दीजिए। 100% थोड़ी करना है कवर, थोड़ा बहुत इधर उधर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी काफी डिटेल के अंदर पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा डीप में पढ़ा रहा हूं। इतना डीप में आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। इवन कई जनरल साइंस के टीचर जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने कई सालों से भले पढ़ाए हो, लेकिन वो भी इतनी डिटेल में जाकर के ना तो वो पढ़ाते हैं, ना इस लेवल के नोट्स उनके खुद के पास भी होते हैं। कई बार ऐसा मैंने देखा है, इसीलिए कह रहा हूं। ठीक है, तो इसको जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहां तक की चीजों को कर लीजिए। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट बात आ जाती है, ये आपका लास्ट स्लाइड है। इसके बाद में आज पूरी तरह से मैं ये ऐलान करता हूं कि केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, और इतनी डिटेल में आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। पढ़ लीजिएगा भले कहीं से भी आप, इतना पूरा डिटेल में एक एक 2018 का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2018 से टफ आज तक पूरे राजस्थान में जहां कहीं भी जनरल साइंस आई है वहां पर 2018 एलडीसी के पेपर से टफ क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं आए। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं साबुन और अपमार्जक के अंदर थोड़े थोड़े अंतर होते हैं उनके बारे में।
वैसे ये अंतर वाला क्वेश्चन जो है, ये मतलब पूरा नोट्स जो है ये आरएएस मेंस के लिए हमने रखा है। आरएएस मेंस के अंदर साबुन और अपमार्जक के अंदर अंतर पूछा जा सकता है, तो ये आरएएस मेंस के लिए ज्यादा काम का है। लेकिन चूंकि हम पूरी डिटेल में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। अंतर क्या है? तो पहला अंतर है कि साबुन और अपमार्जक दोनों ही एक ही उपयोग के होते हैं, लेकिन जो है साबुनों की तुलना में अपमार्जकों का उपयोग अधिक सुविधाजनक है। अब ये अधिक सुविधाजनक क्यों है, वो अंतर यहाँ पर चार दे रखे हैं। ठीक है, पहला, साबुन दुर्बल अम्ल जैसे कि स्टेरोइक अम्ल और प्रबल सार जैसे NaOH से मिलकर बने लवण है, और ये जो है जल अपघटन कर देते हैं। इनका विलयन सार्य प्रकृति का होता है। तो साबुन जो है वो प्रबल अम्ल और प्रबल सार का एक मिला हुआ लवण होता है, और ये जल में जो है फिर क्या कर देते हैं, तो आपके अपघटन कर देते हैं। और इनसे मिलने वाला जो विलयन होता है, किससे? तो आपके प्रबल सार प्रबल अम्ल मिलकर के लवण बनता है, और जो लवण होता है वो साबुन का ही बना हुआ एक घोल होगा। फिर वो घोल जो होता है, जो सॉल्यूशन होता है, विलयन जो होता है, वो सार्य प्रकृति का होता है। ये रहा साबुन का एक लवण, और फिर इससे बना हुआ सार्य विलयन। जबकि अपमार्जक के अंदर क्या होगा? तो अपमार्जक जो है वो प्रबल अम्ल और प्रबल सार से बनते हैं, और इनका जो है जल अपघटन नहीं होता है, और इनका विलयन उदासीन होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि साबुन का विलयन कैसा होता है? तो सार्य प्रकृति का होता है। लेकिन अपमार्जक का विलयन जो है वो किस प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का होता है, न्यूट्रल होता है। और इस प्रकार साबुन सार्य होते हैं, जिससे कपड़े को अधिक मात्रा में जल के साथ खंगालते हैं, तब कपड़े साफ होते हैं। जबकि अपमार्जक में क्या होगा? एक या दो बार खंगालने पर ही कपड़े से मुक्त हो जाते हैं, पूरा का पूरा एकदम साफ हो जाते हैं कपड़े, और अतिरिक्त कपड़े के रंग एवं रेशे भी साबुन से खराब हो जाते हैं। जबकि अपमार्जक जो है वो उदासीन होने के कारण रंग और रेशे खराब नहीं करते हैं। यानी जो अपना डिटर्जेंट है वो कपड़ों का रंग है, उसके ऊपर कोई डिजाइन है, कलरिंग की हुई है, उसको हटाएगा नहीं, खराब नहीं करेगा। साबुन जो है जब उससे रगड़ा जाएगा तो कलर वलर उतार सकता है, कपड़ों की डिजाइन है खराब कर सकता है। दूसरा, कठोर जल में मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, फेरिक Fe+2 और Fe+3, फेरस और फेरिक, ये मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या पढ़ाई तब बताया हुआ है। तो ये इस प्रकार के कुछ आयन जो है वो कठोर जल में पाए जाते हैं, और उपस्थित होने के कारण साबुनों के साथ में क्रिया नहीं करते हैं। जबकि भाई साबुन के साथ क्रिया करते हैं लेकिन एक अवक्षेप बना देते हैं, पीपीटी बना देते हैं, तो जो आपका जल में घुलनशील नहीं होता तो वो क्रिया नहीं हो पाती, कपड़े साफ नहीं हो पाते हैं। जबकि अगर बात करें कि अपमार्जक जो है वो कठोर और मृदु जल दोनों के साथ में अभिक्रिया करते हैं, जबकि साबुन केवल और केवल मृदु जल के साथ में क्रिया करेंगे, आपके कठोर जल के साथ में अभिक्रिया करके वो अवक्षेप बना देते हैं, अपघटित नहीं हो पाते। इस वजह से कोई आगे रिएक्शन अच्छे से कपड़े वपड़े साफ नहीं होते हैं। तीसरा है, अपमार्जकों की सहायता से कठोर जल को मृदु जल में बदला जा सकता है। ठीक है, क्या अपमार्जक क्या कर सकते हैं? कठोर जल जो है, हार्ड वाटर जो है, उसको मृदु जल में सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। जबकि साबुन जो है वो यह नहीं कर सकता है। और यदि हम अपमार्जकों को पॉलीफॉस्फेटों के साथ में मिलाया जाता है तो ये आयनों के साथ में जटिल यौगिक बनाकर नीचे बैठ जाते हैं और मृदु जल प्राप्त हो जाता है। तो आपको ये पता चल गया कि आपका अपमार्जक जो है, डिटर्जेंट जो है, वो कठोर जल को आपके क्या कर सकते हैं? तो मृदु जल में बदल सकते हैं, साबुन ये नहीं कर सकते। फिर चौथा, अपमार्जकों का उपयोग स्नेहकों के साथ भी किया जा सकता है, जबकि साबुनों के साथ में यह नहीं किया जा सकता। और अपमार्जकों के प्रकार 3 होते हैं, जहां इनकी उपयोगिताएं भी भिन्न भिन्न हो सकती है। तो अपमार्जक जो है 3 प्रकार के होते हैं, साबुन 2 प्रकार के होते हैं। ये भी छोटा सा एक अंतर है, याद रखिएगा। इसी के साथ मैंने पेन रख दिया। बस अब मैं ये कहता हूं आपको, आज अभी तक जो भी आपके मन में कभी कुछ डाउट वाउट आए हो, तो मैं आज आपको ये कहता हूं कि मेरी तरफ से केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो पूरा हो गया।
अब आपका अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है केमिस्ट्री से रिलेटेड, तीनों की तीनों यूनिट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल करवा दी है। यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों यूनिट कंप्लीटली फ्री यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप आसानी से देख सकते हैं। आपका हर एक प्रकार का डाउट जो है यहां पर हमने क्लियर करने की कोशिश की है और पूरा डिटेल में टॉपिक को पढ़ाया है। अब मैं आपसे जो है 2-4 दिन का रेस्ट लूंगा। अब हम जो है आगे फिजिक्स जब शुरू करेंगे तो हम फिजिक्स पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। इससे भी ज्यादा डिटेल में जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल वाली आपके प्रॉब्लम आती है, आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, समझ में नहीं आते हैं, उस लेवल की आपको फिजिक्स और उसी लेवल पर जाकर के फिर बाद में आपको बायो भी पढ़ाई जाएगी कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। केमिस्ट्री में जिस डिटेल में आपने जाकर के पढ़ा है, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोगों ने आज तक इतनी डिटेल के साथ में और इतना सिस्टमेटिकली ऑर्डर वाइज आपने कंटेंट पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर इस कंटेंट को जो है पहुंचाइए पूरे राजस्थान के हर एक युवा तक, ताकि वह फ्री ऑफ कॉस्ट इस लेवल का कंटेंट प्राप्त कर सके, जहां वो आज हजारों रुपए की फीस देने के बाद भी इस लेवल का कंटेंट नहीं पढ़ पा रहा है और बाद में जब वह सिलेक्शन से रह जाता है तो बाद में उसके वो पेरेंट्स का सपना जो है पूरा नहीं हो पाता। और हमने ये ठान रखा है कि हम चाहे फ्री में पढ़ाए चाहे पैसे लेकर के पढ़ाए, पढ़ाएंगे पूरा डिटेल के अंदर और इतना डिटेल में, क्योंकि आज जो कंपटीशन है वो गला काट कंपटीशन है, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। आज हर कोई जनरल साइंस और छोटी छोटी चीजें पढ़ सकता है, लेकिन जब एक डिटेल में पेपर आता है, एक हार्ड लेवल का पेपर आता है, टफ पेपर आता है, तो उसको कवर करने के लिए हमें भी टफ और हार्ड बन करके जाना होगा। उसे आंखों में आंखें डाल करके कहना होगा कि मंजिल तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझे रोक सके, मुझे सफल होने से रोक सके। मुझे मुझे ये कहिए सुबह उठते ही कि मंजिल तेरी इतनी भी औकात नहीं कि मुझे रोक सके, बस। और जिस व्यक्ति ने ये ठान लिया, जिसमें ये कॉन्फिडेंस आ गया कि बस अब तो मैं अपना सिलेक्शन लेकर के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो है रात के 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक क्यों नहीं पढ़ना पड़े, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से ही सफलता प्राप्त करेगा। और वह जो है राजस्थान के सेक्रेटरीट में, राजस्थान के अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग ऑफिसों में कहीं ना कहीं बाबू लग करके इस राजस्थान एकेडमी सिरोही का और मेरी परवीन सर की जो मेहनत है आप लोगों के लिए उसको सफल करोगे। बस मेरा एक ही सपना है कि जब भी एलडीसी का रिजल्ट आएगा, चाहे आज आए, चाहे कल आए, चाहे 6 महीने बाद आ रहा हो, रिजल्ट जब भी आएगा तो आप लोग ये कहें और राजस्थान का एलडीसी बनने वाला एक एक विद्यार्थी ये कहे कि मैंने साइंस पढ़ी थी परवीन सर से, मैथ पढ़ी थी परवीन सर से। बस ये मेरा सपना है। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में इससे भी ज्यादा जोश और जुनून के साथ, और आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। धन्यवाद।